तो चलिए छात्रों, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हम अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण पढ़ रहे हैं। आज ये लास्ट क्लास है। इससे पहले 2 क्लास और हमने देख लिए हैं, तो थोड़ा सा बचा है तो वो देख लेते हैं कितना बचा है। ये यहाँ तक हो गया था और ये सब देख लिया, हम लोग देख चुके हैं। ये इतना हम देख चुके हैं। ये देख लिया था, ये भी ये हो गया अम्ल क्षार। ये प्रश्न देख लिए थे, आपको दिखा दिए थे। सभी अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं, ये हम देख चुके हैं। और ये देख चुके हैं। ये बुक में से भी ये सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह होता है। मतलब क्षार सिर्फ उनको ही बोलते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। ये भी हम देख चुके हैं नोट से। यहाँ तक देख लिया था। और अब नोट्स निकाल लेते हैं। ये बुक है एनसीईआरटी की बुक में आपको दिखा दिया है। नोट्स निकाल लेते हैं, नोट्स में देखते हैं। ये हमने ये सारा देख लिया था, ये भी देख लिया। ये सूचक देख लिए थे, लिटमस पेपर देख लिया, लिटमस पत्र देख लिया। गंधीय सूचक हो गए थे, लवण हो गए थे, लवण के गुण। अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया हो गई थी। ये हमने कराई थी। HCl जिंक के साथ कराई थी। जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन गैस बनी थी। अम्ल प्लस धातु, अम्ल वो धातुओं जब मिलाते हैं तो लवण बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये उदाहरण है HCl में क्या डालेंगे, जिंक डालेंगे। तो जिंक को डालने पर क्या होगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और क्षार के साथ धातुओं का भी क्या, क्षारों के साथ भी यही होता है। NaOH क्या है, क्षार है, और जिंक क्या धातु है। दोनों को मिलाएंगे तो सोडियम जिंकेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। और उदासीन विक्रिया से पदार्थ जो लाल अथवा नीले पदार्थ के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन कहलाते हैं। ये देख लिया था। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही कैसे होते हैं, क्षारकीय भी नहीं होते। कि उदासीन होते हैं तो उदासीन ही रहेंगे, ना अम्लीय होंगे और ना ही क्षारकीय प्रकृति के होंगे। ठीक है, ये देख लिया था, ये देख चुके हैं। जैसे कौन कौन से है, नमक, नौसादार, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हम देख चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रियाएं क्या होती है, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रक्षेपित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मतलब अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। जब भी कोई उदासीनीकरण क्रिया होती है उसमें लवण और जल बनते हैं। अम्ल और क्षार को जब मिलाते हैं तो लवण बनेगा, जल बनेगा और एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। उदाहरण के लिए NaOH क्या क्षार है, HCl क्या है, अम्ल है। दोनों को मिलाएंगे तो NaCl और गैस बन जाएगी। NaCl बन जाएगा, लवण है, और H2O जल बन जाएगा। ये हमने देख लिया था। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, ये देख रहे थे हम लोग। प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक। प्रबल अम्ल को बनाता है अम्लीय लवण, जल विलयन, और pH मान क्या होता है, 7 से कम होगा। प्रबल अम्ल मिलाएंगे और दुर्बल क्षारक बनाएंगे तो अम्लीय लवण बनेगा। उनका pH मान कितना होगा, 7 से कम हो। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाएंगे। अम्ल कैसा है, दुर्बल है, क्षार कैसा है, प्रबल है, तो क्षारीय लवण बनेगा। क्षार प्रबल है तो प्रभाव किसका रहेगा, क्षार का रहेगा, क्षारीय लवण बन जाएगा, जल बन जाएगा। pH मान क्या होगा, क्षार होगा तो pH मान 7 से अधिक होगा ना। ठीक है, अब इधर देखो, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक। प्रबल अम्ल है, क्षारक भी प्रबल है, तो क्या उदासीन लवण बनेगा और जल विलयन। क्या pH मान कितना होगा, 7 होगा। pH मान कितना होगा, 7 होगा। दोनों ही प्रबल हैं, दोनों ही दुर्बल होंगे तब भी यही बनता है, दोनों ही प्रबल होंगे तब भी यही बनता है। ये एक दुर्बल एक हम कर देते हैं तो जो ज़्यादा प्रबल होता है उसका प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। तो दुर्बल अम्ल ले लिया, दुर्बल क्षारक ले लिया, उदासीन लवण में विलयन का pH मान फिर भी 7 रहेगा, मतलब उदासीन रहेगा। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया क्या होती है, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे क्रिया करते हैं, अभिक्रिया। जो धात्विक ऑक्साइड और अम्ल मिलेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। ये क्या है, धात्विक ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड है ये CaO, और HCl ये अम्ल है। दोनों को मिला देंगे तो CaL2 बन जाएगा।
क्या बन जाएगा, CaCl2 और H2O बन जाएगा, जल बन जाएगा। अब धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये हम बुक में भी देख लेंगे, ये पूरा खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग बुक में देखेंगे बुक में कहाँ पर क्या क्या दिया है, बुक में क्या मिला लेंगे एक बार। उदाहरण कहूँ CO और MgO, ये किसके उदाहरण है, धात्विक ऑक्साइड से जो बनते हैं ना हम, मतलब धात्विक ऑक्साइड को सलाम क्रिया करते हैं, जो लवण बनते हैं ना, उसके धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, क्योंकि अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। हमने अम्ल और क्षारों के मिश्रण को देखा था तो उदासीन हो रहे थे। अब धात्विक ऑक्साइड जितने भी होते हैं ना, वो लगभग क्षार होते हैं, इसलिए हम लोग साथ क्रिया करके क्या, जैसा अम्ल और क्षार को मिलाने पर हो रहा था वैसा ही इनके साथ होगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, ये समझ गए। कौन कौन से उदाहरण याद रखना, CuO और MgO, क्या याद रहेगा, CuO और MgO, ये ठीक है याद रहेगा ना, MgO। अम्लों व क्षारकों में समानताएं क्या होती हैं, अम्ल और क्षारकों में समानताएं कह लो या अंतर कह लो, क्या क्या समान, एक ही समानता तो होती है, सभी अम्ल क्या हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, एक ही अंतर है ये। बाकी पर भौतिक अंतर है, रासायनिक अंतर क्या होगा, ये हो गया, सभी अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, सभी क्षारक क्या होते हैं, OH आयन उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये समझ गए। अब जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है, मतलब अगर अम्ल या क्षारक को हम जल में डाल देंगे तो क्या होगा, वो देख लेते हैं। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O या OH आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। जल में मिलाएंगे तो कमी होगी, क्यों, क्योंकि ये तनु हो जाएगा ना, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं, एवं अम्ल या क्षारक का तनुकृत हो जाते हैं। तनुकरण का क्या मतलब होता है, तनु का मतलब होता है, तनु का सीधा सा मतलब ये होता है, अगर हमने कोई भी विलयन ले लिया, जैसे ये एक गिलास है और इसमें हम लोग कुछ भरा हुआ है, मान लो ये यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी अम्ल भर दिया, ऐसे मान लो नींबू का रस डाल दिया इसमें, नींबू का रस अकेला डाला है। अब नींबू का रस जो है इतना ज़्यादा था, अगर हम उसको पियेंगे तो बहुत ज़्यादा खट्टा लगेगा, ना, क्योंकि ये सांद्र है ना, अभी कैसा है, सांद्र विलयन है, सांद्र विलयन, कैसा विलयन है, सांद्र विलयन। इसमें सिर्फ क्या क्या है, नींबू का ही रस अकेला है। अगर हम इसमें पानी डाल दें तो ये कैसा हो जाएगा, नींबू के जो अणु है वो कम हो जाएंगे, मतलब ये कम खट्टा होता जाएगा। कम खट्टा होने का कारण क्या है, क्योंकि हम इसमें कोई भी पदार्थ ऐड कर रहे हैं, पदार्थ ऐड करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, तनु हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, तनु। तनुकरण का मतलब यही होता है कि जो हमारे पास शुद्ध पदार्थ था उसमें हम लोगों ने जल मिला दिया, या कोई अन्य पदार्थ भी मिला सकते हैं, तो हमने जल मिला दिया तो क्या होगा, जो नींबू था वो नींबू का रस कम हो जाएगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम इसको मिलाते जाएंगे तो नींबू का रस कम होता जाएगा, पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी। और जो हम मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, विलय। ऐसे इसमें विलय मिला रहे हैं, पहले से जो हमारे पास होता है वो विलयन होता है। इसमें ऐसे याद रखना कि जो ज़्यादा होता है वो मतलब विलयन, टोटल विलयन हो गया, उसको क्या बोलते हैं, विलायक। इसको क्या बोलेंगे, क्या होगा, विलायक होगा। मतलब जिसमें जो हम मिलाते हैं वो विलय होता है, जिसमें हम मिलाते हैं, जिसमें मिल रहा है कोई चीज, वो होती है विलायक। विलायक हमेशा ज़्यादा होता है, विलय कम होता है, उसको विलय बोलते हैं। ये हमारे पास विलायक था, विलायक में हमने क्या मिला दिया, विलय मिला दिया। विलय क्या था, जल, विलय को क्या माना था हमने, जल, ठीक है, जल है। और विलायक क्या था, नींबू का पानी, नींबू था, नींबू का रस था। तो नींबू के रस में हम क्या मिला रहे हैं, जल मिला रहे हैं। तो मात्रा किसकी ज़्यादा है, पहले हमारे पास नींबू के रस की मात्रा ज़्यादा थी, हमने उसमें पानी मिला दिया तो नींबू का रस कैसा होगा, तनु हो गया। तो ये इतना ऐसा ही है, इसमें समझ जाओ, सांद्र विलयन मतलब जिसके अणु इसके ज़्यादा होते हैं। तो उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं, अगर पानी में हम शक्कर डाल दें, अगर पानी को हम क्या मान लें, ऐसे एक गिलास था, इसमें हमने पानी भर दिया, पानी में हम क्या डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, NaCl क्या होता है, नमक होता है। जल में क्या डाल रहे हैं, H2O, तो H2O के अणु हमारे पास ज़्यादा हैं, जल क्या होता है, H2O, तो हमारे पास किसके अणु ज़्यादा हैं, जल के अणु ज़्यादा है ना, तो जल के अणु, इसमें हम NaCl मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा विलय। और जिसमें ये घुल रहा है वो हो जाएगा विलायक, विलायक। ठीक है, अब हम इसमें जैसे जैसे डालते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, नमक के अणुओं की मात्रा बढ़ती जाएगी, जल के अणुओं की मात्रा कम होती जाएगी ना।
तो इस पहले ये सांद्र विलयन था, मतलब सांद्र था, पानी के अणुओं के अणु ज़्यादा थे, पानी के अणु ज़्यादा थे, नमक के कम थे। जैसे हम डालता आएंगे तो किसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी, इसमें नमक की सांद्रता बढ़ती जाएगी, नमक ज़्यादा घुलता जाएगा तो नमक ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ये बात समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं, आगे जाएंगे तो ये देखो, ये बात पूरी समझ गए ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तनुकरण क्या, तनुकरण का मतलब समझ गया, ये देख लिया। अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। ऐसे ही अगर हमको इसमें अम्ल ले लें, ऐसे मान लो यहाँ पे हमने ले लिया, ये गिलास है और इसमें क्या भर दिया, H2SO4, ये क्या होता है, एक अम्ल होता है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये हमारे दैनिक उपयोग में बहुत काम आता है। हम लोग साफ घरों में साफ सफाई के लिए जो बोतल लाते हैं लैट्रिन बाथरूम साफ करने के लिए, वो क्या तो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, उसको एसिड बोलते हैं। हम लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, इसको एसिड बोलते हैं। अगर हम इसमें जल डालें, क्या मिलाएंगे, जल मिलाएंगे, H2O के अणु मिला रहे हैं ना, H2O, तो पहले जितना था, जैसे जैसे इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तनुकृत होने लगेगा, तनु होता जाएगा ना। पहले ये सांद्र था, हम जितना भी लाए थे वो सांद्र था, हमारे पास कितना सांद्र था, तो अगर हमने इसमें जल मिला दिया तो वो तनु हो जाएगा। ये बात समझ गए। तनु का मतलब क्या होता है, तनुकरण का मतलब क्या होता है, जो हमें चाहिए उसके अणु अगर ज़्यादा हैं, अगर उसके ज़्यादा हैं तो वो हो गया सांद्र, और जिसमें हम जो मिला रहे हैं, मतलब उसको पर हम लोग कम करना चाहते हैं, हम उसमें बढ़ाना चाहते हैं, तो तनु हो जाता है। सांद्र विलयन H2SO4 का सांद्र विलयन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए हम उसमें पानी मिला उसको तनुकृत कर लेते हैं, जिससे कि साफ सफाई ठीक से हो सके, नहीं तो वो जला ही देगी किसी भी चीज़ को। H2SO4 क्या होता है, H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, वो बहुत खतरनाक होता है, खतरनाक होता है। वो किसी भी चीज़ को जला सकता है, सिर्फ प्लास्टिक और कांच को नहीं जलाता, उससे क्रिया नहीं करता है। अगर इसका हम सांद्र विलयन लाएंगे, उसके H2SO4 के बहुत ज़्यादा अणु होंगे तो बहुत नुकसानदायक हो जाएगा वो। इसलिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। तो हमारे पास जो बोतल आती है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा तनु होती है, पहले से ही बहुत ज़्यादा कैसी होती है, तनु होता है, वो हम तनु होता है, इसलिए हम उसका प्रयोग कर पाते हैं। अगर सांद्र लाएंगे तो हम उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, सांद्र विलयन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैसा हो जाएगा, वो सांद्र हो जाएगा और हानिकारक हो सकता है। हानिकारक क्या होगा, सांद्र विलयन क्या होते हैं, ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, और ज़्यादा प्रभाव होने के कारण वो अभिक्रिया बहुत तेज़ी से करेगा, बहुत तेज़ी से करेगा, तो अभिक्रिया बहुत तेज़ी से होगी, जिसके कारण क्या होगा, जल जाएंगी कोई वस्तु जो भी हम साफ सफाई का हम लाए थे साफ सफाई करने के लिए, और जला के बैठ जाएंगे। ये बात समझ गए। अब बताया क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, क्षार कितने प्रबल होते हैं और अम्ल कितने प्रबल होते हैं, प्रबलता का कैसे मापन करते हैं, तो किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H आयन या OH आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। यह बात समझ गए, जितने ज़्यादा मतलब उसकी प्रबलता किस, H आयन, उसकी प्रबलता किस पर डिपेंड करेगी, हाइड्रोजन आयन, अम्लों में, क्षारों में क्या, OH आयन की प्रबलता। ठीक है, ये समझ। अब देखते हैं किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब ये तो हमने देख लिया, अब OH आयन या H आयन है किसमें क्या है, ये तो हमको दिखते नहीं, कैसे पता करेंगे, ये तो रासायनिक क्रिया है, रसायन में हम घुस के थोड़ी ना देखेंगे कि H आयन ज़्यादा है, ऐसे निकाल के नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा सूचक होता है सार्वभौमिक सूचक, इसको क्या बोलते हैं, पीएच सूचक होता है। सार्वभौमिक सूचक होता है अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। सार्वभौमिक सूचक क्या होता है, बहुत सारे सूचकों का मिश्रण से एक सूचक बना लिया जाता है, जिसको बोलते हैं पीएच स्केल। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की भिन्न सांद्रता और भिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं, मतलब उसमें अम्ल ज़्यादा है या कम है, हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी ज़्यादा है, कम है, उस हिसाब से ये क्या रंगों को परिवर्तित करता है। जैसे हम अगर किसी में हाइड्रोजन की आयन ज़्यादा है तो अलग रंग होगा, कम है तो अलग होगा, बीच की है तो भी अलग होगा। तो ये सांद्रता के अनुसार ये रंगों में प्रदर्शित करता है। सांद्रता जितनी अधिक होगी तो ज़्यादा अलग रंग होगा, सांद्रता कम होगी तो अलग रंग होगा। तो क्या क्या रंग होते हैं, कुछ रंग हम देख लेते हैं। तो पीएच स्केल, किसी विलयन में उपस्थित H आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, किस लिए की गई है, H आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल विकसित किया गया है, जिसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। ये बुक में दिखा देंगे अभी ये स्केल। पीएच में पी क्या है, उसका मतलब पोटेंज होता है। पी का मतलब क्या होता है, पोटेंज, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति या आगर। शक्ति मतलब उसमें पोटेंज कितना है, मतलब
पीएच का पी का मतलब यहाँ तो होता है पोटेंज, तो उसकी क्या शक्ति दिखा रहा है ना, अगर ज़्यादा आयन होंगे तो ज़्यादा प्रबल होगा, कम होंगे तो कम होगा। तो पीएच देखो, अगर पीएच मान लो ये पीएच स्केल है, ऐसी ही होती है, ये बुक में भी दी हुई है, हम अभी देखते हैं उसमें रंगों के आधार पर दिए। तो यहाँ पर क्या होगा 7 होगा, यहाँ पर क्या होगा 14 होगा, यहाँ पर क्या होगा 0। तो 0 से 7 तक ये होते हैं अम्ल, और ये होते हैं क्षार। यहाँ पर क्षार 7 से ऊपर जितने भी आएंगे 14 तक क्षार ही होंगे, और 7 से नीचे वाले जितने भी आएंगे वो अम्लीय प्रकृति के होंगे। प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय। अब इधर देखो और 7 क्या होगा उदासीन, 7 का मतलब क्या है, उदासीन हो गया ना, ये उदासीन है। 7 का मतलब है उदासीन विलयन, और 7 से नीचे होगा तो ये होगा अम्लीय विलयन, ऊपर होगा तो क्षारीय विलयन। ये बात समझ गए। अब आगे देख लेते हैं हम। और इसमें नाम कौन कौन से आते हैं, ऐसे इसमें नींबू का रस, और इसका हम लोग अभी स्केल आएगी ना तो स्केल पे आप लोगों को दिखा देंगे। ये ऊपर देखते हैं। अब देखते हैं पौधे एवं पशु पीएच के प्रति कितने संवेदनशील होते हैं, यहाँ से देखेंगे। कितना 23 पेज नंबर है। अब इसमें हम वो देख लेते हैं हमारी बुक में कहाँ पर है ये पीएच स्केल, आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। बुक में पीएच स्केल देख लेते हैं, ठीक है। बुक में पीएच स्केल कहाँ पर दी हुई है ये देख लेते हैं। ये चित्र आप लोग बना लेना, ये कुछ चित्र महत्वपूर्ण है, इसमें चित्र भी देखते रहना। बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन इसमें बुक में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये वाला चित्र भी बनाते हैं हम। ये 2 चित्र हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनको बनाते हैं। और ये स्केल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी हम देख लेंगे, आपको इनके आंसर अलग से करा देंगे। ये देखिए ये है, ये है पीएच स्केल, ये दिख रहा है ये पीएच स्केल। पीएच स्केल में आप देखो इनमें क्या है, सबके अलग अलग दिए हुए हैं, और बड़ी करके दिखा देते हैं आपको। ये लो, कितनी छाया जितनी भी बड़ी कर लो, अपना ये एरिया है पूरा, हम लोग जितनी छाया उतनी बड़ी कर सकते हैं। अब देखो ये है पीएच स्केल, देखो ये 7 है यहाँ पर, और ये 0 से 7 तक, ये कैसे हो जाएंगे अम्लीय प्रकृति वाले, और 7 से लेके 14 तक ये हो जाएंगे क्षारीय प्रकृति। कलर देखो ऐसा, ये जठर रस, जठर रस क्या होता है HCl होता है। जठर रस क्या होता है HCl, इसको क्या बोलते हैं HCl होता है। ये कहाँ पर हमारे पेट में बनता है, कहाँ पर आमाशय में बनता है, ये आमाशय में बनता है जठर रस। ये आमाशय आप लोगों ने चित्र बनाया होगा, ये ऐसा ये नदी बना देते हैं, और ऐसा करके ऐसा और ऐसा ये बना देते हैं। तो ये क्या होता है, ये आमाशय है छोटा सा, इसमें क्या बनता है HCl बनता है। ये इसको बोलते हैं जठर रस। ये किस काम में आता है, हमारे खाने को पचाने के काम में आता है। ये खाने को पचा देता है HCl, तो ये खाने को बिल्कुल तोड़ देता है। तो इसका देखिए जठर रस का पीएच मान कितना होता है 1.2, मतलब कितना कम है इसके, मतलब बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा ना। 1.2 मतलब बहुत ज़्यादा अम्लीय, जितनी ज़्यादा इसके कितने कम होंगे ना नंबर, उतना ज़्यादा अम्लीय हो गया। अब यहाँ पे आता है नींबू का रस, लगभग 2.2, ये भी अम्लीय होता है। नींबू का रस कितना खट्टा होता है, बिल्कुल नींबू को निचोड़ के हमें इसमें बहुत ज़्यादा खट्टा लगता है। तो ये हम नींबू से ही अंदाजा लगा सकते हैं, जब ये इतना खट्टा होता है तो इधर नीचे वाले और कितने खट्टे होंगे, ठीक है ना। नींबू का रस लगभग 2, ये नींबू का याद रखना है, जठर रस का याद रखना है। जठर रस का कितना है 1.2, जठर रस का कितना है 1.2, ये याद रखोगे। नींबू का कितना है, नींबू के रस का कितना होता है 2.2, याद रहेगा सबको, भूल तो नहीं जाओगे। और शुद्ध जल का तो सबको पता ही है। अब इसमें याद क्या रखना, हमारे रक्त का, रक्त जो अगर हमें लग जाती है तो लाल रेड रेड कलर का क्या ब्लड निकलता है। ब्लड का पीएच कितना होता है 7.4, मतलब थोड़ा सा क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि 7 से ऊपर वाले का क्षारीय होते हैं। तो ब्लड क्या होता है, कभी चक कर देखा है ब्लड को, ब्लड को ऐसे हम चक लेते हैं लग जाती है तो थोड़ा सा कैसा लगता है, खट्टा तो नहीं लगता ना, थोड़ा सा क्या वैसा ही लगता है, थोड़ा कड़वा कड़वा टाइप का थोड़ा थोड़ा लगता है। तो ये समझ गया रक्त का कितना, रक्त का याद हो जाएगा सबको, रक्त का याद कर लेना। रक्त का कितना है 7.4। अब इसमें आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका है 10, ये होता है कड़वा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसा होता है, कड़वा होता है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा, इतना भी ज़्यादा कड़वा नहीं होता कि हम खा ही नहीं पाए, लेकिन इसका कड़वा ही होता है, मतलब काफ़ी कड़वा होता है। इसकी दवाइयाँ बनती हैं, दवाइयाँ कौन सी वाली, एंटीसिड दवाइयाँ बनती हैं। एंटीसिड मतलब जबकि हम अम्लता से पीड़ित हो जाते हैं। अम्लता से पीड़ित का मतलब क्या है ये बताया, अम्लता का पीड़ित मतलब है जब भी अब हम लोग क्या करते हैं, नए बच्चे हैं तो शादी में जाते हैं और बढ़िया दबा के खा लेते हैं खाना, खाते हैं नहीं खाते, खा देते हैं, और फिर
हमारे पेट में बहुत ज़्यादा क्या एसिडिटी होने लगती है, अम्ल की HCl की मात्रा बढ़ जाती है, जठर रस की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमको क्या अम्लता हो जाती है और पेट में दर्द होने लगता है। तब हम किसका प्रयोग करते हैं? क्षारों का। अम्ल बढ़ा है तो किस उदासीन करने के लिए किसका? इनो का प्रयोग करेंगे। इनो कैसे होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की भी टैबलेट बनती हैं, दवाइयाँ बनती हैं। तो किसी को ज़्यादा एसिडिटी होती है तो वो क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की दवाइयाँ लेता है, उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिला रहता है। दवाइयाँ कैसे? कड़वी तो होती हैं। दवाई कभी चक्कर देखना जीभ पे रख के तो कड़वी लगती है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसे होता है? कड़वा होता है, इसलिए हम सीधा निकल जाते हैं दवाइयों को। ये बात समझ गया। अब इसके बाद 14 नंबर ये होगा सबसे ज़्यादा कड़वा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन। तो इसका 14 होता है, मतलब कितना बहुत ज़्यादा कड़वा होगा। दवाइयाँ यहाँ आती हैं 10 पे, ये इतनी कड़वी लगती है, तो ये कितना ज़्यादा कड़वा लगेगा। ये कड़वा वाला पदार्थ याद रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है? 14 pH होता है, मतलब सबसे ज़्यादा कड़वा होता है। ठीक है, ये याद रखना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये एंटासिड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब एंटासिड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बोलो बोलो बोलो, बोलोगे तभी तो याद होगा ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इसका pH मान कितना है? 10, और सोडियम का कितना? 14, शुद्ध जल का 7, रक्त का कितना होता है? रक्त का 7.4। बोला ही नहीं रहा है, बोलो बोलो। बोल बोल के जब जितना हम बोलते हैं ना उतना ही हमको याद होता है, इसलिए तो मैं दिखा दिखा के बोल रहा हूँ। ये सब बिल्कुल पढ़ो आप लोग। नींबू के रस का कितना होता है? 2.2। नींबू के रस का कितना होता है? 2.2। जटर रस का अभी तो बताया था, इतनी जल्दी भूल गए। जटर रस का 1.2 होता है, ये भी बताया था। देखो ये क्या है? ये सामान्य पदार्थ है, इनके क्या pH मान पर दिखाए। इनके रंग केवल मार्गदर्शन के लिए हैं, ऐसे रंग नहीं आते, लेकिन लगभग रंग तो आते ही है। pH ये मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई भी क्षार पदार्थ या अम्ल पदार्थ अभी उपस्थित नहीं है, लेकिन होता कैसा है, देखने में कैसा लगता है, ये आपको दिखा देते हैं। इसमें रखा है हमारे पास ये ऐसा पत्र होता है, ये पत्र है। जिस भी विलयन में हम लोग इसका डालेंगे ना, जिस भी विलयन में डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? इसका रंग बदल जाएगा। इसमें आपको पानी का दिखा देता हूँ। हमारे पास क्या है? पानी है यहाँ पर उपस्थित। पानी आसानी में जब नींबू रस लेके आएंगे ना, वैसे ये वाला एक्सपेरिमेंट कराया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, आप लोग देख लेना पीछे वीडियो में जाके। इसी में एक्सपेरिमेंट वाले फोल्डर में जाना, प्ले स्टोर में जाके एक्सपेरिमेंट में देख के आना। ये देखिए कैसा कलर हो गया। पानी से कुछ हुआ है? थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, मतलब यहाँ पर उदासीन ऐसा थोड़ा थोड़ा सा क्या ग्रीन कलर का हुआ है। इसमें क्या कलर, कौन सा कलर है? ग्रीन दिया है। आयरन कितना होता है? 4 होता है। देखो देखो ये कैसा कलर दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा हो गया है। देखो मुझे तो दिख रहा है, आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है। ये कैसा ग्रीन ग्रीन सा हो गया, साथ उदासीन है ना। पानी कैसा होता है? उदासीन नहीं होता है, ज़्यादा क्षारीय या अम्लीय प्रकृति का नहीं होता, इसलिए उसका कैसा होता है? उदासीन हो जाता है, तो ऐसा कलर होता है। तो ऐसे ही पेपर आते हैं, इनको टेस्टर बोलते हैं। ये क्या संचूसक होते हैं, इनको pH टेस्ट होते हैं। आप लोग ये नहीं सोचो सर ऐसी लंबी सी स्केल होगी उसको ऐसा डुबाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो एक हम मीटर बना लेते हैं कि कोई ऐसा इलेक्ट्रोमीटर बना लिया, तो उसमें ऐसे हम लोग यहाँ थर्मामीटर आता है, डिजिटल थर्मामीटर। तो उसमें क्या पारा नहीं भरता, उसमें सेंसर लगा रहता है, टेम्परेचर सेंसर, तो वो टेम्परेचर बता देता है। अब इसका भी हम लोग ऐसे बना सकते हैं, मतलब आते होंगे, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने तो यही देखे हैं अभी तक। तो ये मिलते हैं, अगर देख देख के बता देंगे आपको। अगर हम मुझे मिल गया तो मैं आपको दिखा दूंगा कि डिजिटल कैसा होता है, डिजिटल pH मीटर कैसा होता है। ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे एक्सपेरिमेंट वाले फेज में। तो ये बात हम लोगों ने समझ ली, pH मान समझ लिया। अब इस किताब में देखो ये इनके सबके pH मान आपको देख देख के लिखना है। लार का कितना होता है वो लिखना है। लार खाने के बाद कितना, खाने से पहले लार का कितना pH मान होता है, लार खाने के बाद कितना होता है। ये ऐसे चेक मत करना कि लार निकाल के हाथ में लेके और उसमें pH टेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अपन क्या सर्च करके देखना है, नेट पे कोई भी बताएगा आप लोगों को, उसमें से देख लेना। और ये अपन क्लास में भर लेंगे, ये भरवा देंगे आप लोग। किसका कितना होता है? नींबू का तो कुछ के भर लेते हैं जिनका हमने देख लिया। नींबू कितना होता है? 2.2 होता है, तो ये देख ही लिया, नींबू का भर लिया हमने। नींबू का pH पत्र का रंग, हाँ तो रंग लिखना है। रंग अभी ये हमारे पास pH पत्र है नहीं, नींबू का रस भी नहीं है, pH पत्र तो है। तो हम लोग क्या पानी का लिख लेते हैं। पानी कैसा होता है? थोड़ा थोड़ा ग्रीन होता है। नल के जल का कैसा होगा? रंग कैसा होगा? थोड़ा सा ग्रीन होगा, थोड़ा सा क्या होगा? हरा होगा, कम कम हरा। ये हो गया देखो, बहुत ज़्यादा हरा हो गया, ये देखो कितना ज़्यादा हरा हो गया थोड़ी देर में, ये हरा होता है। और इनका HCl का कैसा होगा? लाल ही होगा। HCl का कैसा होगा? HCl का कितना होगा? लाल।
HCl का गैस होता है लाल कलर का हो जाता है, थोड़ा थोड़ा एकदम मतलब गहरा टाइप का ही लाल होता है, लेकिन ज़्यादा लाल नहीं होता। और जितने भी ये क्षार होते हैं ना, क्षारों के कैसे होते हैं, ब्लू ब्लू कलर के होते हैं। ये नल का जल का ग्रीन हो गया क्षार, इसमें क्षार का लिख दिया हमने, इसका HCl का कहता हूँ लाल कलर का होगा, ये लाल, और क्षार का ये ब्लू नीला हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा क्या नीला नीला कलर होगा। टमाटर के रस का भी इसके ग्रीन के आसपास ही होगा, इसका भी ठीक है, ग्रीन के आसपास होगा, थोड़ा कम भी हो सकता है। कॉपी का हमने टेस्ट किया, तो वो एक्सपेरिमेंट में ये कॉपी का टेस्ट करके बताया है। गाजर का तो यार लगभग उदासीन ही होता है, ठीक है। और रंग 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 रहित वैध पदार्थ, इनके चेक करना पड़ेगा। नींबू का अब तो लाल ही होगा, नींबू का कैसा होगा, नींबू के रस का भी लाल होगा, लेकिन थोड़ा बहुत लाल में भी अंतर होता है, कम ज़्यादा, कम लाल ज़्यादा लाल ऐसा। तो ये वैसे क्वेश्चन आते नहीं किसका कितना होगा, ये तो सामान्य जानकारी के लिए बताते हैं, मतलब समझने के लिए, आप लोग समझ जाओ। पेपर में ऐसे नहीं पूछेंगे किसी का, सब इनका पूछते हैं जो मैंने बताएंगे। रक्त का पूछ सकते, रक्त का बहुत आता है, रक्त का याद कर लेना, अम्ल का मैग्नीशियम का याद कर लेना। मतलब ये pH मान कितना होता है। रंग में रंगों का कोई डिफाइन नहीं कर सकता ना कि ऐसा रंग आ रहा है, बस हम लोग यहाँ सामान्य तौर पर कर सकते हैं कि इनका लाल होता है, इनका नीला होता है, बीच में जो आएंगे वो ग्रीन हो जाएंगे, थोड़े से पीले पीले हो जाएंगे, ऐसे हम लोग बता सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा नीला आ गया तो मतलब वो क्षारीय तो होगा ही हो, नीला नीले से संबंधित कुछ भी आ गया तो क्षारीय हो, हरा आ रहा है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, उदासीन है। ज़्यादा लाल आ रहा है तो अम्लीय है, लाल आ रहा है अम्लीय, पीला पीला आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कम अम्लीय है, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ये समझ गए। अब आगे बढ़ लेते हैं। हमने तो क्षारक की शक्ति विज्ञान ये हमने देख लिए। शक्ति का कैसे पता चलता है, H आयन और OH आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर विलयन लेते हैं तो वह भिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे, अलग अलग करेंगे। अधिक संख्या में H आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल होते हैं। अधिक संख्या में जो H आयन करेंगे, कैसे, अधिक संख्या में H आयन जो उत्पन्न करेंगे वो कैसे हो जाएंगे, प्रबल अम्ल हो जाएंगे। जो ज़्यादा संख्या में H आयन देंगे वो प्रबल अम्ल हो जाएंगे। दुर्बल अम्ल को जो कम देंगे H आयन उत्पन्न करने वाले, जबकि कम H आयन उत्पन्न करने वाले क्या होंगे, दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। समझिए ऐसे हाइड्रो उनके साथ होगा। ऐसे मान लो OH आयन अगर कोई ज़्यादा कर रहा है, कैसे ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा ना, प्रबल क्षार हो जाएगा। कम करेगा OH आयन कैसे हो जाएंगे, कम करेगा तो दुर्बल क्षार हो गया, ठीक है। ये बात समझ गया, इसमें किसी कोई दिक्कत। अब हम लोगों में भी होगा, अगर हाइड्रोजन आयन कोई ज़्यादा दे रहा है, ऐसे मान लो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा दे रहा है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा, तो क्या हो जाएंगे, प्रबल अम्ल हो जाएंगे। ये बस अम्ल लिख दो, उसमें क्या दिक्कत है, अम्ल लिख दो, ये लिख दिया, अम्ल लिख दिया, ये अम्ल लिख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये भी दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। अगर हाइड्रोजन आयन कम है, हाइड्रोजन आयन कैसे कम है, तो दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। ये बात समझ गए, इसमें कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए यार। अगर कोई हो दिक्कत, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बता सकता है, कमेंट में बता देना, ठीक है। कमेंट में लिख के बता देना सर ये इसको क्या बोलते हैं, क्या किसी में दिक्कत आ रही है तो कमेंट में बता देना, आप लोग, मैं कमेंट देख लूँगा, ठीक है ना। और अगर बेसिक किसी कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना। अपना व्हाट्सएप नंबर ये है 9806215664, ठीक है ना। इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। मैसेज भेजकर आप बता सकते हैं कि सर ये चैप्टर से संबंधित दिक्कत आए तो बताना, कोई भी ऐसी समस्या हो उसको मैसेज नहीं करना। और ये अपना चैनल है, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और जितनी वीडियो आए वो आप देखते रहना, प्ले स्टोर में जाकर सारी वीडियो मिल जाएंगी 10th क्लास की, ठीक है। वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या होता है, तो क्या पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं, ये भी दिया है। तो हमारा शरीर 7 से 7.8 pH पर कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण परास या परिसर में जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो क्या अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगर pH मान 5 से कम है, 7 रहेगा तो उदासीन रहेगा, 5.6 से कम है तो उसको अम्लीय वर्षा बोलते हैं। अम्लीय वर्षा मतलब जल में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, उससे क्या दिक्कत होगी, उससे बहुत दिक्कत हो जाएगी। जल अम्लीय हो जाएगा तो हमको नुकसान हो जाएगा ना। हम क्या पीते हैं, हम उदासीन जल पीते हैं। जब जल ही अम्लीय हो गया तो हम अम्लीय पियेंगे तो हमको नुकसान पहुँचाएगा, हानिकारक होगा। और क्या होता है, बहुत सारे जलीय जीवहारियों क्या हो जाती है,
वो उनकी उत्तरजीविता खत्म हो जाती है। उत्तरजीविता मतलब जीवित रहने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उत्तरजीविता में वो जीवित नहीं रह पाएंगे, क्या जीवित नहीं रह पाएंगे और अम्लीय जल हो जाएगा। उनको आदत है उदासीन जल में रहने की और अचानक से अम्ल की मात्रा बढ़ जाए तो क्या हो, अम्लीय वर्षा होने का कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा कैसे होती है ये देख लो आप। ऐसा ये क्या है, ये बादल हैं और ये हमारी धरती माता है, इस पे क्या होगा, ये बरसात हो रही है। अब क्या होता है, ये हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या हम लोग जो गाड़ियां चलाते हैं तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी गैसें निकालते हैं हानिकारक। कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा हानिकारक नहीं होती, हमारे लिए भी सही है, पेड़ पौधों के लिए भी सही है, लेकिन और भी तो अन्य गैसें निकलती हैं ना, पेट्रोल डीजल जलाते हैं तो वो गैसें क्या करती हैं, ये हाइड्रोजन से क्रिया कर लेती हैं, हाइड्रोजन से और इनसे क्रिया कर लेती हैं नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन वायुमंडल में क्या हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन बहुत कम होती है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इन गैसों के साथ क्रिया कर क्या बना देती है, अम्ल बना देती, बस अम्ल बना देती हैं। और ये अम्ल क्या हो जाते हैं, बारिश के साथ मिलकर, पानी के साथ मिलकर, ये सब तीनों मिलकर क्या बना देते हैं, अम्ल बना देते हैं। अम्ल क्या होते हैं, पानी के साथ नीचे आ जाते हैं बरसात के मौसम। तो इसलिए पहली बारिश जो होती है वो नुकसानदायक होती है, पहली बार में सारे अम्ल बन जाते हैं और नीचे आ जाते हैं, वो हमारे जल में घुल जाते हैं पहली बार में। इसलिए तो हम लोग नहाते नहीं हैं, हमारे घर पर मना करते हैं, पेरेंट्स मना करते हैं ना पहली बार में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि फूले बुंचे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें अम्ल हो सकता है। तो दूसरे घरों में अम्ल पदार्थ क्या होते हैं, अब ये देखो, शुक्र जो का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना है, समझिए। मतलब सल्फ्यूर जो शुक्र ग्रह है ना, उस पर अम्ल की वर्षा होती है, किसकी, सल्फ्यूरिक अम्ल की। उस पर जा पाएंगे क्या, नहीं जा पाएंगे, इसलिए तो उस पर जीवन नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे मंगल ग्रह, मंगल पे भी तो ये गैस ज़्यादा है, मतलब ये जो उनसे बनती है, मतलब क्या बोलते हैं यार तो अमोनिया गैस है, और ये काफ़ी सारी गैस ऐसी हानिकारक गैस होती है, इनसे क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। मतलब अन्य ग्रहों पर क्या होता है, पृथ्वी जैसा मौसम क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमारे अनुकूल के लिए कोई है ही नहीं, अच्छी गैस है नहीं। अब सल्फ्यूरिक अम्ल में कैसे रहेगा जीवन, खत्म हो जाएगा। तो याद रखना, शुक्र में कैसा है, सल्फ्यूरिक अम्ल की बरसात होती है, श्वेत और पीले बादल बनते हैं, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल की वर्षा होती है। और हमारी मिट्टी, बगीचे में जो मिट्टी होती है उसका पीएच भी कितना होना चाहिए। अब जो उपज की, अच्छी उपज के लिए पीएच वहाँ 50 का होती है, अच्छी मतलब विशिष्ट पीएच, मतलब उसकी एक निश्चित पीएच की होता है, हर फसल के लिए निश्चित पीएच चाहिए होता है, पीएच मान अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर वो बदलता रहेगा तो हमारी फसलें अच्छी नहीं होंगी, तो ये याद रहेगा। अब इसमें पूरा ही देख लेते हैं, फिर नोट से देखते हैं हमारे। तो हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान कितना होता है, अभी देखा था हमने, कितना होता है, 1.2 होता है। और जो अत्यंत रोचक है कि हमारा उधर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का होता है, इसमें पाचन तंत्र पीएच मान कितना होता है, अभी देखा था हमने 1.2 होता है। और ये देखा ही था कि एंटासिड, जब हमारे पेट में दर्द होता है, जब एसिडिटी हो जाती है, तो हम लोग क्या, किसका प्रयोग करते हैं, एंटासिड का प्रयोग करते हैं ना, एंटासिड। एंटासिड क्या होती है, ये क्षार प्रकृति के पदार्थ होते हैं। ये देखो एंटासिड, एंटासिड का और क्षारकों का उपयोग किया जाता है, पहले ही हम लोगों ने देख लिया है। और इसके लिए क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दुर्बल क्षारक होता है, प्रबल का करेंगे तो और नुकसान हो जाएगा ज़्यादा। तो ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं एंटासिड के रूप में। एंटासिड का जो अम्लता का प्रभाव को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, ये देखेंगे। अब देखो पीएच परिवर्तन के कारण दंत, अगर पीएच ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे मुंह के दांत भी तो खराब हो जाते हैं, ये भी हमने बताया था। और बहुत सारे पौधे क्या रहते हैं, अपनी आत्मरक्षा के लिए भी हम लोग का ही प्रयोग करते हैं। ये देखो, ये पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायन आत्मरक्षा के लिए, ऐसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी का डंक मारना, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल छोड़ता है, जिसका अम्ल होता है, उसके कारण हमें क्या होता है, दर्द होता है। मधुमक्खी के जो डंक होता है उसमें मेथनोइक अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है, डंक में मेथनोइक अम्ल होता है, कौन सा, मेथनोइक अम्ल होता है। मधुमक्खी के डंक में जो अम्ल होता है ना, उसको बोलते हैं मेथनोइक अम्ल, ठीक है। और डंक मारेगा में, और अगर हम लोग उसमें, अगर हम लोग डंक मार दिया तो हम लोग क्या होगा, बेकिंग सोडा के अंदर क्षार होता है, तो हम लोग क्षार मिल के क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, इसलिए हमको दर्द से थोड़ी राहत मिल जाएगी। ये हम पहले देख चुके हैं, पहले पुरानी क्लासों में, तो पे वो प्रकृति उदासीनीकरण के लिए विकल्प देती है। ऐसे ये देखो आप, ये जो पौधा है ना, ये किसका पौधा है, नेटल का। नेटल का एक शाकीय पौधा होता है, जंगलों में वो बचता है, पत्ते क्या होते हैं, इसके पत्ते होते हैं वो डंकनुमा होते हैं, इसमें भी मेथनोइक अम्ल होता है, इसमें भी क्या होता है, मेथनोइक अम्ल होता है, कितना, पत्ते के इसमें डंकों में।
तो मेथनॉल अम्ल अगर हम इसको छू लेंगे तो हमको दर्द होगा, जलन होगी। ठीक है, तो इसके उपचार के लिए हम लोग क्या, डॉग के पौधे का, उसके पास में ही हमको, इसके पास में ही और पौधे मिल जाते हैं, उसको डॉग का पौधा कहते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग जब भी जंगल में या पहाड़ों पे जाएं तो ये ध्यान रखना कि ये जो पौधे होते हैं नेटल की, इनमें क्या होता है, जहरीले होते हैं। ये नेटल का शाकीय पौधा होता है, जंगलों में उगता है, और इसको नहीं छूना चाहिए, इसमें मेथनॉल अम्ल होता है। और इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए वहीं पे आसपास एक पौधा मिल जाता है, डॉग का पौधा, उसको लगाने पर क्या हो जाता है, प्रभाव समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये समझ गए आप। बता रह जाओ, ये देखो कुछ प्राकृतिक अम्ल क्या, प्राकृतिक सिरका एसिटिक अम्ल होता है, कुछ प्राकृतिक अम्ल ये हैं, तो ये अम्लों को याद रखना आप लोग। क्या क्या हो जाएगा, सिरका, सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, और ये संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और खट्टा दूध और दही में क्या, लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल, किस में, दूध और दही में खट्टा। और नींबू सिट्रिक अम्ल होता है। चींटी का डंक मेथनॉइक अम्ल, नेटल का डंक मेथनॉइक अम्ल। ठीक है, चींटी के डंक में मेथनॉइक होता है, अभी नेटल के डंक में भी मेथनॉइक अम्ल होता है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देखना, बना कर देखना। ठीक है, आपके पास तो ए और बी, बिलियन ए पीएच का मान 6 है, बिलियन बी के पीएच का मान 8 है। किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें से कौन सा अम्ल है? आप बता ही दोगे ये तो, क्योंकि हम लोग ये देख ही चुके हैं पीएच के आधार पर। एच आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आप लोग बता दोगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहले पढ़ना, फिर इनके अंदर सोचना, फिर उसके बाद इनको याद करना। ठीक है ना, ये देख लोगे। क्या क्षारीय विलयन में एच आयन होते हैं? अगर हाँ तो ये क्षारीय क्यों होते हैं? कोई किसान खेती मृदा में किस परिस्थितियों में बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करता है? अभी लास्ट में हम इनका अंतर एक साथ ही दिखा देंगे आपको नोट्स से। ठीक है, इसको हम खत्म। लवण के संबंध में अधिक जानकारी और अधिक जानकारी दी गई है। लवण जो बनते हैं ना, लवण, हम लोग क्षारों को मिलाने पर क्या बनते हैं, लवण बनते हैं। तो इधर देख लेते हैं हम लोग। प्रबल अम्ल प्रबल चाहिए, हम देख चुके हैं ना, पीएच वन 7 होता है, उदासीन होता है, जब भी प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल चाहे पीएच 7। ठीक है, ये हम देख ही चुके हैं। साधारण नमक से क्या रसायन बनाए जा सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड की विलयन की अभिक्रिया उत्पन्न लवण को, उनको क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों को मिलाएंगे तो सोडियम क्लोराइड नमक बनता है। ये हम देख चुके हैं। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण होते हैं, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। महात्मा गांधी जी के नमक से ही संबंधित है ना, ये देखो महात्मा गांधी जी, ये दिख रहे हैं, ये बच्चा महात्मा गांधी की लाठी पकड़ के जा रहा है, बच्चा आगे जा रहा है, गांधी जी पीछे पीछे जा रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में नमक का एक प्रतीक के रूप में सामने आया था। साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ होता है। साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, व्यंजक चूना आदि के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कैसे ये पदार्थ हमारे लिए उपयोग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये देख दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन लवण के विद्युत प्रभावित करने पर यह वियोजित होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। प्रक्रिया क्लोर क्षार क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोर या सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्षार होता है। यदि जो क्लोर क्षार के होते हैं, NaCl नमक है, H2O पानी में मिला देंगे तो NaOH बन जाएगा। H2 NaCl कितने अणु लेंगे, 2, और हाइड्रोजन पानी कितने लेंगे, इतने, मिला देंगे तो NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकलती है। वैसे पानी में घुलते हैं तो वो घुलता नहीं है, क्रिया रासायनिक जब क्रिया होगी ना तो NaOH बनेगा, क्षार बनेगा। लेकिन वैसे हम नमक पानी में डालते हैं तो ऐसे नहीं बनेगा वो। ठीक है, वो क्योंकि उसमें घुलता है, रासायनिक क्रिया नहीं होती है। आप लोगों के साथ पानी मिलाने पर तो कुछ नहीं होता, तो ऐसा नहीं है, वो सब घुलता है पानी में। जब उससे अभिक्रिया होगी ना तो NaOH बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया है, याद रहेगी। इसको कब क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं। NaOH को क्षार होता है, क्लोरीन बन रही है, क्षार बन रहा है, इसलिए क्लोर क्षार बोल दिया, सीधी बात। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। रासायनिक अभिक्रिया कब होगी, जब हम इसमें ऐसे एक NaCl का विलयन लेंगे, पानी लेंगे, उसमें नमक डाल देंगे, फिर एक एनोड एक कैथोड लगाएंगे, तब हमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तब बनेगा। ऐसे पानी मिलाने से कुछ नहीं होगा। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर होती है। क्लोरीन कहाँ पर, एनोड पर और मुक्त होती है, और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। कैथोड पर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन का निर्माण होता है। प्रक्रिया इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई तीनों उत्पाद क्या होंगे, उपयोगी होते हैं। फिर अब देखो ये चित्र देख लेते हैं। ये क्या किया हमने, पानी का विलयन ले लिया,
ये नमक का विलयन ले लिया, पानी है, जल है, जल में क्या नमक घोल दिया, ये नमक का घोल, ये पूरा क्या है नमक का घोल है। नमक का घोल NaOH के साथ, इधर NaOH के साथ रहेगा और इधर सादा नमक है। पहले पूरा इकट्ठा नमक का घोल था, इसमें हम लोगों ने एक ये डाल दिया कैथोड और एक एनोड डाल दिया। ऋण वाले को हमेशा कैथोड बोलते हैं, प्लस वाले को एनोड बोलते हैं। ये बात समझ गए, ये आप समझ गए। अब देखो इसमें हमने एक जार ले लिया, जार में एक इधर छेद कर दिया, एक इधर छेद कर दिया और दो, एक एनोड एक कैथोड डाल दिया और बैटरी लगा दी। जिससे प्लस लगाएंगे वो एनोड हो जाएगा और जिससे ऋण लगाएंगे वो कैथोड हो जाएगा। अब इसमें क्या नमक है, NaCl है, तो ये टूटेंगे, टूट के क्या बन जाएगा, सोडियम इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगी, क्लोरीन इधर आ जाएगी। ये माइनस माइनस वाले प्लस पे चले जाएंगे, ऋण ऋण वाले, क्योंकि माइनस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो क्या होगा, जो ऋण ऋण है ना वो एनोड प्लस की तरफ चले जाएंगे, वो धन धन है वो ऋण की तरफ चले जाएंगे। तो इधर वाले में क्या हो जाएगा, ये NaOH के साथ ये गोल बन जाएगा NaOH का। धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक कागज बनाने के लिए इसमें क्या इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, धातुओं ग्रीस हटाने के लिए। धातुओं में ज़्यादा ग्रीस लग जाता है तो ऐसे ही हटता है वो। और ये इधर आ जाएगा ठीक है NaOH, सोडियम आ गया और हाइड्रोजन आ, जो आयन आने वाले थे वो इधर आ गए, माइनस माइनस वाले इधर आ गए। तो यहाँ पर क्या क्लोरीन, अब ये Cl आपस में मिलकर गैस बना लेंगे और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस बना देंगे। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी, बना क्या सोडियम बचा, बाकी के OH पानी के, जो पानी में भी तो H2 होता है, पानी जो टूटेगा OH मिल के NaOH इधर बन जाएंगे। सोडियम किससे मिल जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिल जाएगा, तो NaOH इधर बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, क्लोरीन गैस निकल जाएगी। ठीक है, समझ गया। बीच में क्या लगाया था हम, झिल्ली लगा देते, झिल्ली से इधर उधर चले जाते हैं ताकि मिक्स ना हो पाए। अब इसका हाइड्रोजन गैस ईंधन, मार्गरीन, खाद के लिए अमोनिया बनाने में प्रयोग किया था। हाइड्रोजन का बहुत सारा प्रयोग। क्लोरीन का हम जल को स्वच्छ करने में, स्विमिंग पूल में, PVC बनाने में, PVC प्लास्टिक बनाने, रोगाणुनाशक में, CFC और कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये क्लोरीन बहुत काम आती है, पानी को शुद्ध करने में भी काम आती है। ये लिख रहा है जल की स्वच्छता के लिए प्रयोग की जाती है। ये बात समझ गए। अब जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। ब्रंजक चूर्ण, ब्रंजक चूर्ण क्या होता है, जलीय सोडियम क्लोराइड लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होगा। क्लोरीन हमने बना ली, क्लोरीन गैस का उपयोग ब्रंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए करते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना COH2 पर क्लोरीन की क्रिया ब्रंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अगर हम ये हमारे पास चूना था, चूना की वजह से हम क्लोरीन प्रवाहित करेंगे तो हमको एक ब्रंजक चूर्ण प्राप्त होता है। वो क्या करता है, चीज़ों का रंग को उड़ा देता है। ठीक है, COH2 क्लोरीन और CaOL2 और H2O। ब्रंजक चूर्ण का उपयोग हम क्या करते हैं, रंग उड़ाने। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के व्यंजन के लिए कागज की फैक्ट्री में करते हैं। लकड़ी के मज्जा उदाहरण में साफ कपड़ों के व्यंजन के लिए करते हैं। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचार के रूप में एवं पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में करते हैं। व्यंजक चूर्ण का भी उसको प्रयोग किया जाता है जल को शुद्ध करने में। बेकिंग सोडा बनेगा तो बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए वो खस्ता बनाते हैं के लिए कर किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने के शीतल पकाने के लिए करते हैं। सर अब हम लोग जब बाटी वाटी बनाते हैं तो उसमें क्या बेकिंग सोडा मिला देते हैं, उसके उधर नरम नरम हो जाती हैं, अच्छी लगती हैं। ठीक है, ये समझ गए। पकाने के लिए किया जाता है। इसी का रासायनिक नाम क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम याद रखना, क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और NaSCO3। ठीक है, अब इधर देखो NaCl था, पानी मिला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी, NH3 मिला दिया, सबका घोल बना दिया, बनेगा NH4Cl। क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। तो ये बन जाएगा, ये रासायनिक क्रियाएं क्या क्या बनेगा, इनको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा। और इधर अब देखो NaCO3 बन गया था, इसको हम गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। Na2CO3 और H2O पर वापस वही का वही बाहर निकल जाएंगे सब जो बने थे। क्या बन जाएगा, गर्म करने पर क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, उसको गर्म कर दिया, सोडियम कार्बोनेट बन गया। सोडियम कार्बन और पानी बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलती है, ये हमको इसकी जरूरत पड़ती है। जो हॉस्पिटलों में लाल लाल सैंडल लगे रहते हैं उसमें कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, क्योंकि वो आग बुझाने में काम आते हैं। आग जलती है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन क्या होती है, O2 होती है। O2 भी ऑक्सीजन की वजह से तो ये जलती है। ऑक्सीजन जलाने का काम करती है, बुझाने का काम कौन करता है, CO2। तो इसलिए हम उसमें क्या भर देते हैं, NaCO3 भर दी, एक ऐसे ही बना सकते हैं। मतलब उसमें नहीं रहता, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है। लेकिन अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना तो कैसे बनाएंगे, NaCO3 को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे, उसको गर्म करेंगे,
क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और H2O बन जाएगा, वो गीला गीला हो जाएगा, पानी उसमें ही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये समझ गए। ये आप लोगों ने देखा होगा वेल्डिंग वाले होते हैं ना, वो चूने वूने मिला मिलू के ये सब बनाते रहते हैं, बड़ा सा सिलेंडर होता है ब्लैक ब्लैक कलर का। ठीक है ना, उसमें भी काम ऐसे चूने को मिला के ही बनाते हैं वो भी गैस। तो ये उद्योगों में बहुत प्रयोग होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन का उपयोग बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग क्यों होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग देख लो, बेकिंग सोडा का ये बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। बेकिंग पाउडर को गर्म करेंगे, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बेकिंग ये हाइड्रोजन ये क्या है NaSCO3, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस मिलाएंगे, इसमें हाइड्रोजन मिलाएंगे, CO2 बनेगी और H2 बनेगा, और क्या अम्ल का सोडियम लवण बन जाएगा। किसी अम्ल से क्रिया कराएंगे, ये हाइड्रोजन गैस से क्रिया करा दी। ठीक है ना, ये बात समझ गए। इसमें कोई दिक्कत, इसको छोटा कर लेते हैं। अब ऊपर इधर आ जाओ। अब देखो ये इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव, रोटी, केक, खमीर होता है, फूल वगैरह जा सकता है। इससे क्या होना, मुलायम या स्पंजी हो जाते हैं। मतलब ऐसे वो बनाते हैं तो उसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण क्या होता है, वो फूल जाता है और तो स्पंजी स्पंजी टाइप का बन जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल और अग्निशामक में भी किया जाता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आप शिफ्ट में आधे आधे घंटे करके देख लेना। अब पूरा खत्म ही कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो आधे आधे घंटे कर देना, पहले आधे घंटे कर देना, फिर आधे घंटे देख लेना। तो धोने का सोडा का Na2CO3 और 10H2, ये धोने का सोडा का याद रखना, ये फॉर्मूला ये क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, Na2CO3 और 10H2 धोने का सोडा। और जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर एक वीडियो में 10 मिनट की वीडियो बनाकर सारे क्वेश्चन आपको बता देंगे। ठीक है ना, तो अभी ये समझ लो। धोने का सोडा एक अन्य रसायन जैसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। आप ऊपर देख चुके हैं, पहले ही हमने देख दिया। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त होता है, बेकिंग सोडा को हम लोग क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारकीय लवण होता है। आराम से पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट में देख लेना आप। Na2CO3 ये क्या सोडियम कार्बोनेट है, 10H2O को इसमें मिलाएंगे तो बन जाएगा Na2CO3 और 10H2O, बिल्कुल पूरे के पूरे इसमें मिल जाते। सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, सफ़ेद सफ़ेद कलर का होता है, उसमें पानी मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, Na2CO3 और H2O धोने का सोडा बन जाता है। धोने का सोडा का फॉर्मूला हमने बता दिया था, यही है। धोने का सोडा बनाते कैसे हैं, ऐसे ही बनाते हैं। धोने का सोडा जो कपड़े वपड़े धोते हैं, बच्चों को धोने का नहीं है, पकड़ कर धो दिया वो वाला नहीं है, ये क्या कपड़े धोने का है। Na2CO3 10H2O धोने का सोडा। अब इधर याद हो, 10H2O क्या दर्शाता है और Na2CO क्या दर्शाता है, इसका देख लेते हैं अगले भाग में, और इसके बारे में और पढ़ेंगे हम लोग, अभी इतना ही पढ़ लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए उपयोग में आता है। ये सोडियम का औद्योगिक प्रयोग मतलब ये धोने का सोडा बनाने में उद्योगों में तो बनता है धोने का सोडा। ठीक है, धोने का सोडे का उपयोग ये महत्वपूर्ण है, इनको याद करना, पेपर में आ जाते हैं ये। धोने का सोडे का उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है। कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में भी होता है। क्या बनाने में होता है, बोरेक्स बनाने में होता है। ठीक है, सोडियम के उत्पाद होते हैं ना बोरेक्स किसके उत्पाद होते हैं, सोडियम के। इस पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। अब देखो ये क्या क्या बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग, तो कांच बनाने में होता है। कांच बनाने में देखा ही होगा, कांच भी बनता है। अब आप लोग कांच कैसे बनता है सर, वो तो बहुत नरम होता है। तो ये रासायनिक क्रिया करके हम बना सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है हमारे लिए, कुछ असंभव है क्या, कुछ भी नहीं है। तो बोरेक्स बनाने में करते हैं और सोडियम यौगिक के उत्पादन में करते हैं। और सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। ठीक है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। स्थायी कठोरता मतलब मृदु, जल को कैसा मृदु बनाने के लिए किया जाता है। कपड़े धोते हैं तो वो कठोर जल होता है। कठोर जल होता है तो थोड़ा शांत उसकी ज़्यादा होती है। जैसे ही हम लोग उसमें धोने का सोडा मिला देते हैं तो जल का मृदु हो जाता है और पतला हो जाता है। तो जहाँ गंदगी होती है, गंदगी के अंदर घुस के उसको खींच के ले जाता है।
और पूरी एकदम बढ़िया है, साफ सफाई हो जाती है, एकदम चमक चमक जाते हैं कपड़े। ठीक है, ये समझ गए, इसमें किसी कोई दिक्कत। ये एक्सपेरिमेंट ये देखो, इसमें क्या कर रहा है, परखनाली पकड़ने का ये सब ले लिया, इसमें कॉपर सल्फर के क्रिस्टल ले लिया और इसको गर्म कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, फिर जल हटाने की प्रक्रिया, जल जल उड़ जाएगा, क्रिस्टल क्रिस्टल बन जाएंगे। तो ये वाले इतने, इनको छोड़ो, इधर जाओ आप, तो इधर देखो, शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फर क्रिस्टल में क्रिस्टल का जल होता है, कॉपर सल्फर जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो ये जल हट जाता है। ये सीधी सी बात है यार, हम किसी को गर्म करेंगे तो जल तो सबसे पहले ही उड़ेगा ना, तुम देख लिया। और लवण गर्म क्या स्वेद हो जाता है यदि आप क्रिस्टल को, अब लवण के एक सूत इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्रिस्टलन क्या होता है, लवण के एक सूत इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ये आप समझ गए। अब जरा जाओ ये कॉपर सल्फेट के सूत्र इकाई में कॉपर सल्फेट के सूत्र इकाई में जल के 5 अणुओं उपस्थित होते हैं। जलीय सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, जलीय सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CuSO4 5H2O। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O। क्या आप ये बता सकते हैं Na2CO का अणु आते हैं या नहीं होते। अब इधर है आप लोग जिप्सम का देखो, जिप्सम का क्या है, जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टल का जल होता है, इसमें क्रिस्टलाइन के जल के 2 अणु होते हैं, इसका रासायनिक CuSO4H2O। ये इसका फॉर्मूला याद आता है, जिप्सम का क्या होता है, CuSO4H2O। जिप्सम का क्या होता है CuS2, ये क्या है, जिप्सम का है CaSO4 2H2O। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत काम में आती है। काम में जैसे जब हड्डी टूट जाती है तो हड्डी वो पट्टा चढ़ाते हैं, वही तो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का पट्टा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो बहुत काम में आती है मेडिकल में। और घरों में जो छत बनाई जाती है, प्लास्टर किया जाता है, ऊपर सीलिंग की जाती है, वो सब प्लास्टर ऑफ पेरिस से तो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा पानी डाला गल जाता है और वो थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देते हैं तो वापस हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, अर्ध हाइड्रेट या हेमिड हाइड्रेट CaSO4 और आधे अणु 1/2H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसको हम गर्म करेंगे, किसको, जिप्सम को गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा, इसमें जैसे पानी डालेंगे वापस प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही करने में, स्थिर करने में, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियाँ से सही नहीं होती, स्थिर हो जाती हैं एक जगह, तो स्थिर रखने में करते हैं। और उससे क्या होता है, हड्डी जुड़ जाती है, एक जगह रहेगी। किसका उपयोग, ये है जिप्सम का फॉर्मूला, किसका, इसका है जिप्सम का नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसको क्या बोलते हैं, सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट। सल्फेट अर्ध हाइड्रेट मतलब आधा पानी होता है, अर्ध हाइड्रेट हेमी हाइड्रेट होता है। इसमें और पानी मिला देंगे तो ये क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ, इसे क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं इसको। किस में मिलाते हैं पानी, CaSO4 2H2O होता है, ठीक है। इसको हम गर्म कर देते हैं, इसका पानी निकल जाता है, आधा रह जाता है पानी, फिर उसमें वापस पानी मिला देते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ये समझ गए। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद चूने जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर होता है। कठोर प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होता, कठोर होता है जिप्सम तो जो बना रहे थे उसको हम चूर्ण बना लेते हैं पहले, और उसका पानी निकाल के और उसमें वापस पानी मिला देते तो कठोर पदार्थ में बदल जाता है, क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। अब ये देखो जिप्सम का क्या होता है, CuSO4 2H2O। जिप्सम का याद रहेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये देखो एक साथ ही यहाँ से याद करना आप लोग। ये किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, बोलो क्या है, किसका है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और ये किसका है, जिप्सम का, किसका, जिप्सम का ही तो है। देखो दोनों में अंतर देखो, अब अंतर क्या है, CuSO4 1/2H2O, ठीक है। इसमें हमने क्या बना दिया, 1 से 1/2 पानी और जल मिला दिया तो क्या बन गया, जिप्सम बन गया। जिप्सम को गर्म करेंगे सब हट जाएंगे, पानी वानी तो बचेगा क्या, यही बचेगा, ये हट जाएगा तो वापस ही मिल जाएगा। तो ये रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार जिप्सम बन जाता है, जो हमको पट्टा चढ़ता है उसको वापस अगर हम रासायनिक की जगह आएंगे वापस बना सकते हैं,
ठीक है, बनाने में बैठ जाना, नहीं पट्टा काट के और शुरू हो गया घर पे, ऐसा नहीं करना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने में, सजावट के सामान। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें करते हैं? खिलौने बनाने में, खिलौने ही बनते हैं इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस के, सजावटी सामान होते हैं उनका प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने में। ये देखो इधर सजावट का सामान बनाने में, और सतह को क्या करते हैं, चिकना करने में भी किया जाता है, पुट्टी पुट्टी करते हैं इसकी, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस की पुट्टी होती है। और क्या कहते हैं, पता करें कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्यों? अरे इसको छोड़ दो, इसको ये याद रखो आप तो। ये CaO का प्रचलित नाम लिखिए, ये देख चुके हैं हम, CaCO देखा है कि नहीं देखा? ढूंढो 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 किताब, खोलो किताब, पेज पलटो, पेज पलटो, पेज पलट के उसमें देखो CaCl2 का है। चलो ढूंढो ढूंढो, सबको मिलना चाहिए, मिल जाएगा, उसको लिख लेना भाई। उसका प्रचलित नाम क्या है? CaCl2। देखो इधर देखो, कहाँ है? ढूंढो ढूंढो, ढूंढना जरूरी है, मिलना तो चाहिए ना, हम देखा था ना ये। ठीक है, ये देख लेना और याद करना इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन में आएगा, इसका आंसर लिखवा देंगे हम, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं अभी, तो आप ढूंढोगे ही नहीं। ढूंढो, ठीक है ना, ये ढूंढ लेना इसका नाम, और यार ढूंढ लेना और लिख लेना। ठीक है, रफ में लिख लेना, और इसके इनके सबके देखेंगे उस पदार्थ का नाम होता है, ये क्लोरीन बनाते हैं, ये देख चुके हैं। कठोर को मृदु करने के लिए किस सोडियम का उपयोग किया जाता है, ये भी देख चुके हैं। सोडियम आयरन कार्बन के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है? इसकी अभिक्रिया का समीकरण लिख देंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के साथ क्या समीकरण लिखना है, ये अभी अभी ऊपर ही देखा है, ये तो देखा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म पानी डालते हैं तो जिप्सम बन जाता है, और गर्म करने पर क्या होता है, ये हम देख चुके हैं ऊपर। गर्म करने पर, गर्म किया था कि नहीं किया? देखो Na2CO3H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बना था गर्म करने वाला, तो सूक्ष्म दे रहे थे हम लोग, ये देखा था हमने, गर्म किया था। ये देखो ये NaSCO3 को गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। तो ये याद रखना, ये किताब पूरी पलट पलट के सब देख लेना, ढूंढ लेना, और पूरा इसको पढ़ना है हमको किताब से। ठीक है, मैं आप लोगों को किताब में से इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सेम लगे कि हाँ ये किताब थी, हाँ ये यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, और किताब खोल के ही बैठा करो, किताब को हमें साथ में लेके बैठना चाहिए। अब हम जल्दी से ना नोट्स में देख लेते हैं, नोट्स में क्या क्या बच गया था ना हमारा, नोट्स कंप्लीट कहूँगा, थोड़ा सा बच गया था, शॉर्ट में देख लेते हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हम तो मतलब यही जो अभी जो पढ़ चुके हैं हम लोग, PH1 से इधर आ गए थे किताब में, तो PH1 के बाद देख लेते हैं लवण, ये सब देख लिया, ये सब आप लोग पुरानी, और जो लोग नए देख रहे हैं वो पुरानी वीडियो देख लेना, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये यहाँ तक थे हम लोग, यहाँ से अब आगे देख लेते हैं इसको। 5 मिनट और लगेंगे, बस 5 मिनट और, तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आराम से बड़ी किताब पढ़ना और मज़े करना, और क्या करो, पढ़ लो, याद हो जाएगा, फिर एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, फिर मज़े करना। हमारा शरीर 7.8 के pH प्राइस की रेंज में काम करता है, ये हम देख अभी किताब में देखा था, किताब में भी लिख रहा है, ये बड़े बड़े अक्षरों में दिखा दिया मैंने। मिट्टी का pH देखो, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH प्राइस की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का pH कम या अधिक होता है हो तो किसान उसमें आवश्यक अम्लीय क्षारीय पदार्थ प्रयोग करता है। अगर कम है तो उसमें डालना पड़ेगा, ज़्यादा है तो छाट डालेंगे। ऐसे मान लो अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, किसी मिट्टी में अम्लीय मिट्टी है, हम क्या डालेंगे, छाट डालेंगे, और क्षारीय मिट्टी है तो अम्ल डालेंगे। ये तो हमने देखा था, ठीक है ना। मतलब हमको एक विशेष प्रयास की जरूरत होती है, इसी का कैसे पता चलता है, विशेष प्रयास मिट्टी परीक्षण करा के हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी मिट्टी अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, कैसी है। और हम जो फसल बो रहे हैं उसका पता करो कि फसल किस pH प्रयास में अच्छी होती है, तो उसके हिसाब से हम उसी मात्रा में हम इन रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं, तो उससे क्या फसल भी अच्छी होगी। ठीक है, हमारे पाचन तंत्र का pH ये हम हमारा उधर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न करता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उधर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उधर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। ये ठीक है, ये समझ गए। अभी देखो, इस दर्द से मुक्त होने के लिए, कौन से दर्द से, अरे जब एसिडिटी हो जाती है तो पेट में दर्द होता है, उस दर्द से एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। कौन सा था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया था ना, दुर्बल क्षार, उसका तो प्रयोग कर रहे थे हम लोग। किसका कर रहे थे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कितना होता है उसका pH मान, 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना होता है, 10 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये देखा था pH स्केल पे। अब जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन
कर देता है और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये देखो ये रहा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अब देखो पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, ये दंत क्षय कैसे होता है, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। वहाँ पे लिखा था 5.6 या 5.5, थोड़ा बहुत दशमलव में रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुंह के पीएच का मान 5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। क्यों, हमारे दांतों के ऊपर एक होती है एनिमल की परत चढ़ी रहती है, सफ़ेद सफ़ेद, जब हमारे हंसते हैं तो ऐसे दांत जाते एकदम चमकाहट दिखती है, चमकते हैं ना, उसको वो किसकी परत होती है, एनिमल की होती है, उसको हिंदी में दंत बल्क बोलते हैं। और ये कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है क्या, एनिमल। तो ये हमारी दांतों की रक्षा के लिए होती है, रक्षा करती है। अब फिर भी अगर उसकी एक क्षमता है, अगर ज़्यादा पीएच मान कम हो गया, मान लो अम्ल ज़्यादा आ गया, तो अब हम जो ज़्यादा मीठा खाएंगे उस पर क्या कीटाणु बैठेंगे, कीटाणु अम्ल का स्थापन करेंगे, उससे हमारे एलिमेंट खराब हो जाता है। उसकी भी एक क्षमता है ना, ऐसे थोड़ी कितना ही अम्ल खा लो और फिर वो छेना हो उसका तो हो जाता है। ठीक है, 5 ज़्यादा अम्लीय है, इसलिए रात को क्या करना चाहिए, ब्रश करके सोना चाहिए, सुबह ही ब्रश करना चाहिए। जो ब्रश करते हैं वो कैसे होते हैं, छारी होते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में घिसना चाहिए, थोड़ा सा कर लो उससे ही सही हो जाता है। जो कुछ लोग लगे रहते हैं घंटों तक ब्रश करने, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। दांतों का एनिमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, याद रहेगा। किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे बना होता है, एनिमल, देखो ये एनिमल है, ये किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। किससे, एक बार बोल के बताओ जल्दी जल्दी फुर्ती में। कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। एनिमल किससे बना होता है, ये है एनिमल, ये किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ये बना होता है जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, एनिमल। अगर शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन, तो क्या होता है, तो क्या होता है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है क्या, एनिमल। एनिमल होता है जल में नहीं घुलता है, दांत अगर जल में घुलता तो हमारे दांत ही घुल जाते। ठीक है, नहीं जल में नहीं घुलता। मुंह का पीएच मान 5 से कम होने पर यह संचारित होने लगता है। ठीक है ना, क्या होने लगता है, संचारित होने लगता है। पीएच मान अगर कम होगा तो ये संचारित होने हो जाता है। ठीक है, अब क्षारकीय दंत मंजन, इसलिए हम लोग किसका प्रयोग, अम्लीय होते हैं तो हम क्षारकीय दंत मंजन का प्रयोग करते हैं। अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, उससे क्या कर सकते हैं, उदासीन हो जाता है ना अम्ल उदासीन हो जाता है क्षारकीय दंत मंजन से। ठीक है ना, ये देख लिया। अब पशु एवं पौधों उत्पन्न रसायन, पशु और पौधों हम अपने पशु और पौधे क्या होते हैं, अपने आत्मरक्षा के लिए हम लोग का प्रयोग करते हैं। चींटी होती है, चींटी किसका अम्ल का प्रयोग करते हैं, चींटी के रंग में क्या होता है, अम्ल होता है। तो कौन सा होता है, मैथनॉल अम्ल देखा था ना। तो ये चींटी नहीं है, ये मधुमक्खी है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा का उपयोग करने से क्या आराम मिलता है। मधुमक्खी और चींटी, उनके रंग में क्या होता है, मैथनॉल अम्ल होता है। और एक पौधा भी देखा था हमने, किसका पौधा, नाम नेटल का पौधा भाई साहब, नेटल का पौधा। किसका पौधा, नेटल का। नेटल के डंक वाले बाल मैथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉग के पौधे को रगड़ कर सही किया जा सकता है। मतलब जहाँ पर नेटल का पौधा होगा, नेटल से क्या हो जाएगा, हमको जलन होने लगेगी, वहीं पर डॉग का पौधा मिल जाएगा। जंगल में मिलते हैं, घर पे नहीं मिलते। डॉग के पौधे का उसकी पत्तियाँ रगड़ लो, वापस सही हो जाएगा। अम्लीय वर्षा, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ये समझ गया, वहाँ पे क्या था 5.5, वो क्या था, दांतों मुंह का पीएच मान, ये अम्लीय वर्षा है, ये भी इतनी होती है तो वो नुकसान ही पहुँचाती है। 5.5 से अगर कम होता है वो हमको नुकसानदायक होता है अम्ल। फिर अब आप बोलो सर नींबू का तो इतना काम है, नींबू में हम पानी मिला के कम कर लेते हैं उसका पीएच मान। ठीक है, इसलिए वो हमको नुकसान नहीं पहुँचाते। लेकिन प्राकृतिक अम्ल जो होते हैं वो नुकसानदायक नहीं होते। मतलब जो प्रकृति ने हम खाने के लिए ही बनाए हैं, फलों में जो अम्ल होते हैं वो इतने ज़्यादा पीएच परास के नहीं होते। ठीक है, लेकिन शुद्ध नींबू का रस का देखेंगे तो 2.2 होता है। ठीक है ना, लेकिन उसमें हम लोग उसके हिसाब से हो जाता है वो सही। मतलब पानी वानी मिला के हम लोग पीते हैं, डायरेक्ट नहीं पीते, शक्कर मिला के पीते हैं, नमक मिला के पीते हैं। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है, ये देख लिया था। ये उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारकों के लवण के पीएच 7 से कम होता है। ये हम लोग देख चुके हैं ना। इसको हटाओ, इधर साधारण नमक से रसायन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl को साधारण नमक खाया जाता है, जिसे हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं। ये तो सबको ही पता है यार। ये समुद्री जल से बनता कहाँ, समुद्री जल तो महात्मा गांधी ने कितनी मेहनत करके चल के पैदल नमक बनाया था। नमक तो फैक्ट्रियों में बनता है, महात्मा गांधी ने तो बना के दिखाया था। उस टाइम में कानून था कि कोई नमक नहीं बना सकता, तो महात्मा गांधी को आ गया गुस्सा, उन्होंने उठाया डंडा और चल दिए, बना दिया नमक और कानून तोड़ दिया।
ठीक है, अंग्रेजों का। अभी कानून नहीं तोड़ना चाहिए, अभी हमारा लोकतंत्र है, इसमें कानून नहीं तोड़ते हम। लेकिन उस टाइम पे लोकतंत्र नहीं था, अंग्रेज ज़्यादा मनमानी कर रहे थे तो महात्मा गांधी ने कानून तोड़ दिया। रॉक सॉल्ट एक भूरे रंग के क्रिस्टल के रूप में पाया जाने वाला पदार्थ है, इसे कोयले की तरह निष्कर्षण। ये रॉक सॉल्ट होता है जो सेना नमक व्रत व्रत में खाते हैं, रॉक सॉल्ट वही होता है, सेना नमक होता है। तो ये क्या, ये पत्थरों से मिलेगा, नाम ही उसका रॉक सॉल्ट है, पत्थरों से मिलेगा ना, मतलब ये खदानों में निकलता है। तो ये कहाँ है, अभी हमारे पास जो आता है वो पाकिस्तान में इसकी खदान है, पाकिस्तान में मिलता है, वहाँ से भी आता है और जगह से भी आता है, मतलब वहाँ पे सिंधु के आसपास वहाँ बनता है। तो अब ये रॉक सॉल्ट होता है, सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि ऐसी इसकी खोज है ना किसने की थी, एक घोड़े ने की थी, मतलब घोड़ा चाट रहा होगा तो लोगों ने देखा अरे ये क्यों चाट रहा है, तो उन्होंने चाट के देखा, अच्छा लगा, बस नमक की खोज हो गई। और क्या, अलेक्जेंडर के घोड़े ने की थी, ऐसा बोलते हैं लोग, कई जगह मैंने पढ़ा है, तो उसमें लिखा है अलेक्जेंडर का घोड़ा क्या नमक को चाट रहा था, तो अलेक्जेंडर ने सोचा ये चाट क्यों रहा है, ऐसा क्या है, तो उसने भी चाट के देख लिया होगा, चाट के देखा तो उसको पता अच्छा लगा तो वो पटा दिया, उसने सबको बता दिया अरे ये नमक है, ये अच्छा लगता है। ठीक है ना, ये समझ गए। भूरे रंग की क्रिस्टल के रूप में पाया जाने वाला पदार्थ होता है, भूरे भूरे रंग का ही तो होता है, हाँ, नमक। और इधर साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ होता है, ये देखते हैं इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग में कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चून आदि के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ होता है क्या, नमक, साधारण नमक। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। वो हमने चित्र देखा था, उसमें 2 एनोड का डाले थे, वही तो इस प्रकार प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि क्लोरीन बन रही थी और क्षार भी बन रहा था, हाइड्रोजन गैस भी बन रही थी, क्योंकि संरचना में पास क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं, इसलिए तो क्लोर क्षार कहते हैं। ये देखो NaCl H2O NaOH बन गया ना क्षार, और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बन रही थी, यही तो देखा था। अब क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर होती है, हमने चित्र में देखा। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है, और इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद क्या होते हैं, हमारे लिए उपयोगी होते हैं। कौन सी प्रक्रिया से, अरे ये क्लोर क्षार प्रक्रिया से, क्लोर क्षार प्रक्रिया में जितने पदार्थ होते हैं वो हमारे, तो कैथोड पर सोडियम हाइड्रोजन विलयन निर्माण होता है, और फिर ये हमारे तीनों पदार्थ जो बनते हैं वो। अब व्यंजक चून देख लेते हैं, शुष्क बुझे हुए चूने CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चून निर्माण होता है। ये कैसे बनता है, क्लोरीन की क्रिया क्या, व्यंजक चून क्या होता है, शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना लेंगे, बुझा हुआ चूने को लेंगे, उसमें क्या करेंगे CaOH2 पर क्लोरीन की, ये बुझा हुआ चूना ही तो है, क्रिया से व्यंजक चून का निर्माण हो जाता है। क्लोरीन की क्रिया करवा लेंगे शुष्क चूने पर, बुझे हुए चूने पर, बुझा हुआ चूना CaOH2, इस पर क्लोरीन की क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, व्यंजक चून बन जाएगा। ये समझ गया, ये देख लो CaOH2 क्लोरीन क्या है CaOCl2, और जो ये क्या है व्यंजक चून है ना, ये क्या है व्यंजक चून है, ये व्यंजक चून का उपयोग बता दिए थे, व्यंजक चून समझ गया, सब लोग उपयोग याद कर लेना। व्यंजक चून का उपयोग ये वापस दिखा देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों को। व्यंजक चून का उपयोग वैसे में सूती विलेन के व्यंजन के लिए किया जाता है, लिनेन के व्यंजन के लिए किया, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के व्यंजन में किया जाता है, सफेद होता है ना कागज, रंग उड़ा देते हैं उसका। रासायनिक उद्योगों में एक उपचार के रूप में होता है, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है ना, व्यंजक उपयोग। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में सौंदर्य खस्ता पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है, कभी कभी इसका उपयोग खाने के शीघ्र पकाने के लिए भी किया जाता है, बाटी बनाने में बताया था। इसे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 है, इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है, किसका, NaCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का एक मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर बनाने, बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल, ये बेकिंग पाउडर बन जाता है इससे। टार्टरिक अम्ल किसमें होता है, नींबू में, इमली में, ये देखा था। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाती है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ना, मुलायम स्पंजी हो जाती है, तो फूल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फूल जाते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा से मिला देते हैं, बेकिंग सोडा गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उससे क्या हो जाता है, वो नरम नरम हो जाती है, फूल जाती है। बाटी में हम अगर बेकिंग सोडा मिला दें तो नरम हो जाएगी, क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो फूल जाती है।
और यह एक एंटीसेप्ट का भी संघटक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। क्यों? उसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है ना, अग्निशामक मतलब अग्नि को बुझाने में, आग को बुझाने में। धोने का सोडा Na2CO3 10H2 ये बताया था। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारीय लवण होता है। किससे? सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, एक क्षारीय पदार्थ होता है। धोने का सोडा क्या होता है? क्षारीय पदार्थ होता है। Na2CO3 10H2 मिलाएंगे, Na2CO3 और 10H2 बन जाएंगे। समझ गया? ये याद हो जाएगा। किसका फॉर्मूला है ये? धोने का सोडा का ही तो है। अब धोने का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में, बोरेक्स उत्पादन में उपयोग, घरों में साफ सफाई के लिए और जल की सैकड़ों घटाने के लिए। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2H2 जिप्सम को 373 केल्विन पर ग्राम करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट बनाता है। इसको POP बोलते हैं कि नहीं बोलते? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। क्या कहता है? जिप्सम 373 केल्विन है, केल्विन सेल्सियस से छोटी इकाई होती है ये केल्विन। गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट ये बना लेता है, POP बना लेता है। प्लास्टर ऑफ अरे ये 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है ना, 373 केल्विन प्लस में। ठीक है। ये और ये कैसा होता है? यह सफेद चून है जो जल में मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। सफेद चून होता है, जल में लाएंगे तो वापस बन जाता है। अब इसकी एक और है ऊपर, इसको उपयोग सबसे ऊपर दिए हैं। सबसे ऊपर देख लेते हैं इसको उपयोग। किसके उपयोग? रंजक चून के उपयोग। अभी आपको दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर जाओ उधर, 6 पे आ गए, 1 और 2। ये क्या गलती से ऊपर चला गया ये देखो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने में, सजावट का सामान बनाने किया जाता है और उपयोग सतह को चूना करने में किया जाता है। ठीक है, ये समझ गए। तो ये हम लोगों ने ये पूरी क्लास खत्म कर ली है 3 लेक्चर में। आप लोगों का रिवीजन भी हो गया, क्लास भी हो गई। और ये थोड़ी लंबी क्लास हो गई, इसको बीच बीच में आधा आधा करके आप देख लेना और जो भी कोई दिक्कत हो तो बता देना। और जिन लोगों को जो क्लास में नहीं आए, कोचिंग है ना MQ कोचिंग पे, जो लोग नहीं आए उनके लिए महत्वपूर्ण है, वो देख लेना। कोई दिक्कत हो तो बता देना। और वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और भी अभी तो देखो इतनी व्यवस्था कम है, तो और भी व्यवस्था भी बन रही है, तो मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। कैमरा भी अभी ऑर्डर किया है, कैमरा आ रहा है अपना, और अच्छी वीडियो बनाऊंगा। अभी ये मोबाइल से वीडियो बन रही है, तो कोई दिक्कत हो तो आप अपने हिसाब से देख लेना यार। ये थोड़ा सस्ता ही है अपने पास सिस्टम, तो और अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी तो अच्छा हो जाएगा। आप लोगों को और अच्छी चीज़ें बना के लाऊंगा मैं, फोटो लाऊंगा, एक्सपेरिमेंट भी करवाऊंगा, सब करवाएंगे। बस आप लोग बने रहो, देखते रहो। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आपको दिक्कत आ रही होगी, कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता है। बढ़िया PPP अच्छी वो बनाएंगे, PDF अच्छा बनाएंगे और आपको पूरे उदाहरण और यहाँ पे फोटो भी दिखाया करेंगे, वो बनाया करेंगे। एक बोर्ड और लगा लेंगे इस पर, तो बोर्ड में सब लिख के ही बता दिया करेंगे, चित्र भी बना के दिखा दिया करेंगे। और एक्सपेरिमेंट भी करवाएंगे। यहाँ पे कुछ जो खतरनाक एक्सपेरिमेंट नहीं है, जो यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, तो वो एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल याद हो जाएगा। यहीं पे चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और भूलोगे नहीं कभी। क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं, आंखों से देखते हैं, जो विजिबल होती हैं, सब मूवी देखते हैं, मूवी हम बहुत दिनों तक याद रहती है, क्योंकि हम उसको चित्र देखते हैं, फोटो देखते हैं, इसलिए तुमको याद होती है। ऐसा मोबाइल चलाना आसान होता है बच्चों के लिए, वो क्यों चलाते हैं? क्योंकि उसमें ऐसे यूट्यूब खोलना तो उसका एक चित्र है, ग्राफिक्स है ना, तो ये क्या चित्र बन रहा है तो वो देख लेता है। पढ़ना थोड़ी ना आता है उसको, तो उसको बच्चे को क्या याद हो जाता है? फोटो याद हो जाते हैं। इसलिए हम लोग फोटो दिखा के तो पढ़ाते हैं आप लोगों को, उससे क्या होता है, याद हो जाती हैं चीज़ें। अभी और चैप्टर आएंगे, हम लोग 4 में भी बहुत सारे चित्र दिखा दिए और भी चीज़ें दिखा दी। इसलिए एक्सपेरिमेंट कराना जरूरी होता है। एक्सपेरिमेंट क्या हमको कभी भूलते नहीं है और भविष्य में काम आते हैं ये एक्सपेरिमेंट, इसलिए तो दिए हैं किताब में। तो जरूरत क्या थी? तो हमारे जो काम की चीज़ होती हैं वही किताब में दी जाती हैं। इसलिए आप लोग बने रहो, देखते रहो। दिक्कत हो तो बताओ, कुछ सुझाव हो, कुछ सजेशन हो, वो भी आप बता सकते हैं। कमेंट में बताओ, सुझाव सजेशन दो, तो हम ताकि अच्छा कर सकें। आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं हम लोग अच्छा, तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम धातु अधातु वाला चैप्टर की देखेंगे। जो भी चैप्टर अच्छा हो, धातु अधातु वाली मैं PPT बना लूँगा और आप लोगों को उससे बना दूँगा। वो तो 2 या 3 दिन में कोई थोड़े चैप्टर ये बड़ा है इसलिए ज़्यादा टाइम लगा है, तो 2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। आधे आधे घंटे की वीडियो बनाएंगे। अगर ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो हम आधे आधे घंटे 2 शिफ्ट में वीडियो देख लो,
कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा देर तक अगर नहीं देख पा रहा है वैसे आप लोग होशियार बच्चे हो, देख ही लोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।